नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज की बहस कुछ हट करके है, इतिहास पर है, विरासत पे है, जाट राजनीति पर भी है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जाटों का एक लंबा गौरवशाली इतिहास रहा है। इतिहास के पन्नों में झांकेंगे तो जाट समुदाय ने न केवल मुगलों से लोहा लिया बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ भी इन्होंने जमकर लड़ाइयां लड़ी है। जाट वह समुदाय है जो जमीन का सीना चीर करके फसलें उगाता है तो बॉर्डर पर निगहबानी जमीन की करता है। ये है तो जमीन सुरक्षित है। फौज में जहां जाटों की अग्रणीय भूमिका है, वहीं फसलें उगाने में भी ये अग्रणी कौम के रूप में जाने जाते हैं। जाट एक मजबूत कौम और मजबूत इतिहास वाली कौम रही है। आज जाटों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जाटों के गौरव राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ का 2 बार दौरा किया। अभी जो यूनिवर्सिटी का नक्शा बनाया था उसको लेकर के दोबारा निर्देश दिए गए। इस बात से यह समझा जा सकता है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कितना महत्व दिया जा रहा है। इसके राजनीतिक मायने भी हैं, राजनीतिक अंदाज भी है। राजनीतिक मायने इसलिए हैं क्योंकि पश्चिम में जाटलैंड कहलाती है और इस समय किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो यह माना जा रहा है कि किसानों को वोट पाने के लिए, किसानों की बात करने के लिए जाटों के गौरव राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी खोली जाए ताकि जाटों को अपनी ओर किया जा सके। यह एक अलग बात हो सकती है, लेकिन यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह न केवल अलीगढ़ के थे, उन्होंने अलीगढ़ के ही कॉलेज में अध्ययन किया जो आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित है। इस विश्वविद्यालय को जमीन भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने दी थी। लेकिन देखिए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जमीन दान दी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह का न नाम है वहां और न ही कोई चित्र लगा हुआ है, जबकि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के जनक मोहम्मद अली जिन्ना का चित्र एएमयू में आज भी सुशोभित हो रहा है। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह की इस विरासत पर बात करने के लिए, इतिहास पर बात करने के लिए, राजनीतिक हालातों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जो पैनल है उसमें है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव, जाट नेता विकास बालियान और आरएलडी के प्रवक्ता रजनीकांत मिश्र। मनोज जी, ये जो अचानक से राजा महेंद्र प्रताप सिंह की यूनिवर्सिटी की स्थापना का जो जिक्र हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इसमें आ रहे हैं, ये जो इवेंट है इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए उपाध्याय जी, बीजेपी अवसरवादी राजनीति की सबसे माहिर खिलाड़ी, हिंदुस्तान की राजनीति में स्थापित खिलाड़ी के रूप में राजनीतिक दल है। मैं जो याद करता हूं और जो मुझे मालूम है कि जिस फोटो का जिक्र आपने किया, इससे बीजेपी के नेताओं ने और खासकर मुझे याद है अलीगढ़ के सांसद ने कितनी बड़ी राजनीति की थी चुनाव के समय कि आखिर वहां जिन्ना की फोटो क्यों लगी है। और आपने ही कहा कि आज तक नहीं वो फोटो हटाई गई उस स्कूल से, और बीजेपी के लोगों ने उस पर कितनी राजनीति करी, कितनी अस्मिता की बातें करी। और जिन राजा महेंद्र सिंह पे आज राजनीति की बात हो रही है, ये वही राजा हैं जिन्होंने आरएसएस को ना तो वो पसंद करते थे और आरएसएस के प्रति उनका जो रवैया था वो जग जाहिर है। लेकिन चूंकि मैंने जो अपने वक्तव्य में सबसे पहले कहा कि बीजेपी हमेशा अवसर की राजनीति करती है, उसके लिए ये माने नहीं रखता कि कौन कब कैसे क्या किया है, इस बात को बिल्कुल महत्व नहीं देती। कब कैसे किसका लाभ उठाया जा सकता है, इस बात पे उपाध्याय जी बीजेपी हमेशा वर्कआउट करती है। क्योंकि किसान आंदोलन के वजह से एक बड़ा डैमेज हुआ है बीजेपी को, इसलिए वो सिंबॉलिक रूप से उन सारी चीजों को करेगी जिससे कि 2022 के चुनाव में उसको थोड़ा सा ही शब्द में इसलिए कह रहा हूं कि नुकसान बड़ा हो चुका है, तो थोड़ा सा ही लाभ उसको कहीं ना कहीं मिलता नजर आना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि बीजेपी के लिए इतना एक राजा के नाम पे, एक जाट के नाम पे विश्वविद्यालय बना देना ही उसकी राजनीति का हिस्सा नहीं है। वो इसके लिए भी एक बड़ा कदम चलेंगे। ये विपक्षियों के लिए भी एक सिंबल के रूप में उनको समझना चाहिए। और जो जाट हैं जिनकी अस्मिता की बात पे आज तक मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान की किसी राजनीतिक दल ने जाटों को लेके और खासकर किसान जो है उनको लेके इतनी अभद्र टिप्पणी की हो, इतनी गलत बातें कही हो, और जो उनको कहा गया वो कभी भी भारतीय इतिहास की राजनीति में किसी भी जाति को
किसानों को और किसी क्षेत्र के लोगों को इस तरह भी नहीं कहा गया। विकास जी, आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पश्चिम से, और अच्छे जाट नेताओं में, जाट विद्वानों में आपकी गिनती है, आप अभिनेता भी हैं। तो ये जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह की विरासत को लेकर के अचानक से जो माहौल गरमाया है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह को जो सम्मान देने की बात की जा रही है, वो आज तक नहीं मिला। और अगर भारतीय जनता पार्टी विश्वविद्यालय बनाने के नाम पर ही सही, लेकिन अगर राजा महेंद्र प्रताप सिंह को सम्मान दे रही है, तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। और देश के अंदर हमारे यहाँ दरअसल हम लोग खून के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं कि अगर चौधरी चरण सिंह जी हैं तो फिर अजीत सिंह जी होंगे या फिर जैन जी होंगे या फिर आगे होंगे, उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। हमें विचारों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जो चरण सिंह जी के विचार हैं उनको कौन आगे लेके चल रहा है, तो अगर हम इस चीज को चलते तो शायद राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के लिए जो सम्मान की बात आज हो रही है, जो गुमनाम नाम आज पब्लिक डोमेन में है, जनता के सामने आ रहा है, काफी पहले आ चुका होता। ये देश के पहले शिक्षा मंत्री जब हुए तो बहुत सी चीजें जो वास्तव में जिन्हें वो उचित सम्मान मिलना चाहिए था, वो उन पाठ्यक्रम में, उन पुस्तकों में उन नाम को शामिल नहीं करा पाए। देश का दुर्भाग्य रहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे एक विद्वान का, एक लेखक का, एक फ्रीडम फाइटर का नाम अब तक गुमनाम रहा। मनोज यादव जी, अगर इस विषय को इस तरह से लें कि अगर राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भाजपा सम्मान दे रही है, तो उसमें ये क्यों देखना चाहिए कि ये राजनीतिक लाभ के लिए है, और राजनीतिक दल भी इसका लाभ ले सकते थे। इससे पहले भी तमाम सरकारें आई हैं, गई हैं, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप के बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है तो इसमें बुराई क्या है? मनोज जी। कि राजनीतिक दलों को इस बात में कोई बुराई नहीं ढूंढनी चाहिए, और मैं भी बुराई नहीं करता, लेकिन जब कहीं कोई राजनीतिक दल डिफेंड करता हुआ नजर आता है किसी बात को लेके, तो मैंने उस जो शब्द इस्तेमाल किया अवसरवादिता, उस अवसरवाद को कहीं ना कहीं वो नजर देखने को जो मिलता है, उससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी सिर्फ अपने डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी कर सकती है? जो उनका इतिहास है राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का, या जो उनकी आजादी की लड़ाई से लेके हर चीज में उनका जो योगदान रहा है, वो मुझे नहीं लगता है कि किसी को बताने या दिखाने की जरूरत है। अगर बीजेपी यही दिखाना चाहती है, यही बताना चाहती है, तो निश्चित तौर पे अभी और भी बहुत कुछ बचा है जो बीजेपी को दिखाना और समझाना चाहिए। पूरे प्रदेश की बात कर लेते हैं, बीजेपी के तमाम सारे नेताओं की बात कर लेते हैं। ऐसे ऐसे भी लीडर हैं जो बीजेपी में जिनको कोई सम्मान ही नहीं मिला, उनकी भी बात बीजेपी को कर लेनी चाहिए, लेकिन वो कहीं चुनावी समीकरण में फिट होते नजर नहीं आते हैं। मुझे याद है कि जब जिन्ना की फोटो की बात हो रही थी, तो उस वक्त भी जो आपके अलीगढ़ के सांसद थे, उन्होंने उस बात को लगातार कहा कि ऐसा ऐसा वहां पे ये राजा साहब ने जमीन दी थी अलीगढ़ विश्वविद्यालय को, जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है, और ये मुस्लिम नाम से नहीं होना चाहिए, हिंदू नाम से होना चाहिए। तो वो सब्जेक्ट ढूंढते हैं, वो खोजने की कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों ऐसे मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए जिससे कि ध्रुवीकरण हो सके, जिससे कि लोगों को बांटा जा सके, जिससे कि लोगों जो पार्टी का डैमेज है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा सके। इस बात पे सवाल उठते हैं। बिल्कुल नहीं हम विरोध करते इस बात का। मैं कहता हूं एक राजा को कहूं, उत्तर प्रदेश में तमाम विरासतें रही और मोदी तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो 543 सीटें हैं ये सब एक राजघराने थे और इनकी सुहेलदेव, राजा सुहेलदेव को भी सम्मान पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही मिला। मैं सहमत हूं, लेकिन जो राजभर की बात करने वाले लोग थे उनको तो किनारे लगा दिया, उनका स्टिंग करवा दिया और उनको किनारे करके बीजेपी ने अपनी राजनीति को स्थापित कर लिया। कहने का यही तात्पर्य है। अगर कोई चैनल करता तो भी आप कहते हैं भाजपा ने स्टिंग करवा दिया, अगर किसी राजा की प्रतिमा स्थापित होती है तो आप कहते हैं भाजपा ध्रुवीकरण कर रही है। खैर, हमारे साथ सलम मणि त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। सलीम मणि जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार हैं। सलम मणि जी से हम समझने की कोशिश करेंगे। सलम जी, ये जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने इतना महत्व देना शुरू कर दिया, तो ये क्या पश्चिम में जो जाट विरासत है या जो जाटलैंड में किसान आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को क्या अपना वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है, इस वजह से ऐसा है, या कुछ और है इसके पीछे कहानी? देखिए, अगर आपको याद हो तो किसान आंदोलन तो शुरू हुए मुझे लगता है कि कुछ महीने हुए हैं, लेकिन राजा महेंद्र
सिंह विश्वविद्यालय को लेकर जो शुरुआत थी वो तो करीब 3 साल पूर्व हो चुकी थी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर। और उस वक्त में जैसा कि हमारे समाजवादी पार्टी के साथी उन्होंने बात कही है कि वहां पे हमारे जो सांसद थे उनका ये कहना था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह को वो सम्मान नहीं मिला। जाट समाज से आते हैं, बहुत ही उनका एक अपना एक वैभवशाली व्यक्तित्व रहा है। अफगानिस्तान में रहते हुए उन्होंने भारत की अंतरिम सरकार बना दी थी और जो इतिहास में जो स्थान उनको मिलना चाहिए, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश में जो उनको गौरव मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं छूटा हुआ था। हमारे जो सांसद थे उनकी मांग ये थी कि जो AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पूरी की पूरी जमीन राजा जो जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह है उनकी दी हुई जमीन पर बना है और वहां पर ही उनको यथोचित सम्मान नहीं मिला। हमारे सांसद का कहना था कि वहां पर उनकी प्रतिमा लगाई जानी चाहिए, वहां पर उनकी तस्वीर लगाई जानी चाहिए। लेकिन ठीक है, उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए करीब 3.5 वर्ष पूर्व इस बात का ऐलान किया था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तब तो कोई किसान आंदोलन भी नहीं था, तब तो ये जो तथाकथित जो किसान नेता बने घूम रहे हैं ये भी नहीं थे। तो ये तो हमारे अपने एजेंडे में रहा है, चाहे वो महाराजा सुहेलदेव राजभर रहे हों, चाहे वो जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह हो, चाहे जितने भी ऐसे लोग हों, चाहे वो झांसी की रानी हमारी रही हो, जिनको सम्मान नहीं मिला, जिनके लिए पूर्व की सरकारों ने भी काम नहीं किया। अच्छा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए काम करते तो तुष्टीकरण उनके आगे आ जाता, AMU के लोग नाराज होते, तमाम सारे लोग जिनको ये कष्ट होता था कि भाई राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम क्यों लिया जाता है कि उन्होंने AMU के लिए अपनी पूरी की पूरी जमीन दान कर दी, उनको दिक्कत होती। इसलिए पूर्व की सरकारों ने काम नहीं किया, उनकी अपनी तुष्टीकरण की नीति थी। महाराजा सुहेलदेव राजभर ने कितना बड़ा संग्राम लड़ा इस देश के लिए और कैसे सैयद सलाल मसूद को मार गिराया एक हमारे बुजुर्ग राजा ने। इस पर अगर चर्चा होती तो जो पूर्व की सरकारें हैं उनको ये विषय सूट नहीं करता था। तुष्टीकरण की नीति थी, उसको भगवान बनाए बैठे थे, उसकी मजार बनाए बैठे थे। तो राजा सुहेलदेव राजभर का भी जो इतिहास था वो लोगों के सामने आया, उनका जो व्यक्तित्व था वह भी सामने आया और राजा महेंद्र प्रताप सिंह का व्यक्तित्व भी अब लोगों के सामने आया और इस दिशा में मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। नहीं, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अलीगढ़ गए थे तो उन्होंने जो उसको लेकर के जो प्लान बनाया था वो अचानक सारा रद्द कर दिया और उन्होंने दूसरा प्लान बनाने को कहा है। अब इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। आप तो मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार हैं, आपको पता होगा कि उसके पीछे वास्तविक मंशा क्या है। देखिए, मुख्यमंत्री जी आपको पता है इस पूरे कार्यक्रम का शिलान्यास कार्यक्रम है और उसको लेकर मुख्यमंत्री जी अलीगढ़ गए थे। वहां पर जो मॉडल बनाया गया था जो जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का, उस मॉडल को देखकर कहीं ऐसा लगा मुख्यमंत्री जी को कि थोड़ा इसको और विस्तार देने की आवश्यकता है। वहां पे एकेडमिक ब्लॉक्स जो थे उनको और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। एक की जगह 2 एकेडमिक जो ब्लॉक है उनको बनाए जाने की आवश्यकता है। जो लाइब्रेरी है, देश और दुनिया की एक बेहतरीन लाइब्रेरी स्थापित हो सके, इसकी जो आवश्यकता है। और जो महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो व्यक्तित्व था, जो उनका वैभवशाली इतिहास रहा है, उनका जो एक कद रहा है, आप कह सकते हैं राजनीतिक कद कहिए, ऐतिहासिक कद कहिए, उसके मुताबिक कहीं ये जो मॉडल बनाया गया था वो उतना मुनासिब नहीं प्रतीत हुआ और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मॉडल को रद्द किया। अभियंताओं को उसके लिए फटकार लगाई कि नहीं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के व्यक्तित्व के मुताबिक ये राज्य विश्वविद्यालय बनेगा और उसी वैभव के साथ, जिस वैभव के साथ लोग वहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जानते हैं, उसी वैभव के साथ जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह की विश्वविद्यालय को भी देश और दुनिया में लोग जाने, इसलिए इस मॉडल को रद्द किया गया और इस बात के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए कि नए सिरे से मॉडल बनाकर इसको जल्दी मूर्त रूप दिया जाए। ठीक है, हमारे साथ RLD के प्रवक्ता रजनीकांत मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। रजनीकांत जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि RLD अपने जिन जाट नेताओं का जिक्र करती है, जिन बड़े जाट नेताओं का जिक्र करती है, लेकिन कभी राजा महेंद्र प्रताप के बारे में RLD से सुना नहीं। और अब जब राजा महेंद्र प्रताप सिंह पर भारतीय जनता पार्टी एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रही है तो उस पर RLD का सोचना क्या है और RLD का स्टैंड क्या है? देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का सम्मान है और वो उनका सम्मान इतना बड़ा है कि उस पर चाहे किसी से चर्चा हो या ना हो, राजा महेंद्र सिंह जी के का सम्मान बहुत बड़ा है। यूनिवर्सिटी का नाम रखना और यूनिवर्सिटी, ये सब तो एक आप चुनाव के समय में ये सारी चीजें होती हैं और ये भाजपा की सोच अगर साफ सुथरी थी तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भारत रत्न से नवाजा ना जाना चाहिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को और बड़े चीजों से नवाजा जाना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को एक छोटे से उसमें क्यों यूनिवर्सिटी के नाम रखें? राजा महेंद्र सिंह ने जब जमीन दान किया उस समय इस तरह की कोई बात नहीं थी।
राजा महेंद्र सिंह जी जानते थे कि उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या होने जा रहा है। दूसरी चीज यह है कि जैसे आपने कहा कि आरएलडी ने लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी का नाम उनको पता था, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में आज तक उनका एक तेल चित्र नहीं लगाया गया। उस यूनिवर्सिटी का नाम तो उनको पता था, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में उनका आज तक एक तेल चित्र नहीं लगाया गया। और आरएलडी ने न कभी इसकी मांग की, न आरएलडी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह का कभी जिक्र किया। ये कॉलेज प्रशासन की कमी है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रशासन की कमी है। वहां उनका चित्र होना चाहिए था और मैं उनका सम्मान करता हूं, निश्चित ही उनका वहां चित्र होना चाहिए था। लेकिन आज जो ये विषय बना है, ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए, इसमें मतलब सफाई नहीं है। सफाई गोशी ने राजा महेंद्र सिंह जी सम्मानित आदमी है, सम्मानित लोग हैं, वो बड़े लोग हैं और उनका सम्मान है और उनके सम्मान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। और उनको भारत रत्न राजनीति नहीं हो रही है। 2017 का जब विधानसभा चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था उसमें यह कहा गया था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर वे एक यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे, तो वो तो अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं। इतना देर क्यों? क्या इंतजार हो रहा था कि चुनाव 2 महीने में होगा तब ये काम होगा? क्या इसका इंतजार किया जा रहा था? इतनी देरी क्यों? चलिए इस बात का जवाब सलभ जी से ले लेते हैं। सलभ जी, आरएलडी का कहना है कि क्या इंतजार कर रहे थे चुनाव का, कि चुनाव जब आएंगे तब राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम का इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, चुनावी दृष्टि से वो लोग कार्य करते हैं जो अचानक 5 स्टार होटल से निकल के रातों रात किसान बनकर घूमते हैं। किसी का मुझे इतिहास भूगोल बताने की आवश्यकता नहीं है। वो सब पूरा प्रदेश जानता, पूरा देश जानता कि कौन किसान है और कौन तथाकथित किसान है और कौन तथाकथित किसान नेता है। कौन मुजफ्फरनगर दंगों के समय खड़ा रहा वहां पर जाटों के साथ, दलितों के साथ, और कौन 5 स्टार होटल में ऐश करता रहा और जाट और दलित मारे जाते रहे मुजफ्फरनगर के दंगों में, सबको पता है। देखिए, सरकार 5 साल की होती है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा, 3.5 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी उसका ऐलान करके आए। अब भैया, आप क्या चाहते हो कि चुनाव आ गया तो काम करना बंद कर दें क्या? चुनाव की आचार संहिता लगेगी, काम करना बंद कर देंगे? हमें तो जनता ने तब तक अवसर दिया है जब तक कि आचार संहिता नहीं लग जाती, तो हम काम करते रहेंगे। हम काम कर रहे हैं। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय बन रहा है, तो ये क्या दिक्कत है? आरएलडी को अफसोस क्यों हो रहा है? आप कहते हैं भारत रत्न मिलना चाहिए। जिस दिन जाके कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे थे और जब हाउस में बैठ के उनकी जय हो करते थे सोनिया जी की और राहुल जी की, उस दिन क्यों नहीं भारत रत्न मांगा आपने? जब उनके पिछलग्गू बने घूमते थे कांग्रेस पार्टी के और जब यूपीए की गवर्नमेंट को समर्थन दिया, तब क्यों नहीं आपने कहा कि जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, उनका गौरव मिलना चाहिए? तो ये तथाकथित किसान और तथाकथित किसान नेता एक्सपोज हो चुके हैं। चुनावी जो बरसात आती है उसमें और एक्सपोज होंगे। हम तो अपना जो संकल्प पत्र था उस दिशा में काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह को वही सम्मान, वही वैभव, वही उनको इतिहास में स्थान मिलेगा जिसके वो हकदार। ठीक है मनोज जी, जैसा सलभ जी अभी कह रहे थे कि मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिला रहे थे सलभ जी, तो समाजवादी पार्टी को जब मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिलाते हैं तो कहीं ना कहीं तो चुभता होगा कि ये जो सूल है, ये जो दाग है, ये क्यों उभर के सामने आ जाता है और चुनाव में कहीं इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को ना हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि इस बार जाट मुस्लिम को एक करके वो पश्चिम में अपनी जमीन खड़ी करना चाहती है। तो कहीं मुजफ्फरनगर दंगे, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव आते आते तक मुजफ्फरनगर दंगे फिर से नासूर बन के उभर आए। मनोज जी, देखिए केके जी, हम लोगों को इसी बात को समझना पड़ेगा। क्या 4.5 साल की सरकार जो लगभग उत्तर प्रदेश में अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है, क्या आप बता सकते हैं कि कोई विकास का एक नया मॉडल, विकास का एक नए पैमाने और ऐसा डेवलपमेंट जो भारतीय राजनीति में किसी भी सरकार ने न किया हो? क्या उस पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या उस बात पे क्या फोकस है? क्या आप क्या किस पे चुनाव लड़ सकते हैं? आप किसी दंगे पे चुनाव लड़ सकते हैं? किसी को अभी जैसे कहा तथाकथित किसान, किनको? वो उन किसानों को कहा जा रहा है जो राजनाथ सिंह जी के पीछे खड़े नजर आते थे। हमारे पार्टी के नेताओं के पीछे कभी कोई किसान नहीं खड़ा नजर आया, कारण हम खुद किसानों का दल है, हमें किसी किसान संगठन की जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी के पीछे आप एक दर्जन नहीं, कई दर्जन फोटोज ऐसी मिलेंगी जो बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व के पीछे वही तथाकथित किसान नजर आते थे। मुझे दर्द होता है इस बात का, जो बात बीजेपी को न पसंद हो वो तथाकथित हो जाती है। अभी तथाकथित हिंदू हो जाएंगे, फिर तथाकथित राष्ट्रवादी हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। बीजेपी से हमें सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तब कहीं इस देश में रह पाएंगे।
अगर सर्टिफिकेट नहीं बीजेपी ने हमें अप्रूव करके दिया तो हम आप इस देश में रह भी नहीं सकते। क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा कि आप ये हैं अथवा नहीं हैं, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए। बिहार में जिनके साथ सरकार चला रहे हैं उनके डीएनए वाले सवाल पे भी इनको याद रहना चाहिए। वो डीएनए भी जानकारी दे देते हैं, फिर ये उनके साथ चले जाते हैं, फिर वो उनके साथ आ जाते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, आपके पास अगर कोई नया एजेंडा है, विकास के नए पैमाने हैं, उत्तर प्रदेश के लिए नई राहें हैं, तो ठीक है। बाकी दंगा, धर्म, भगवान, ईश्वर, आस्था, यही सब पे अगर आपको जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है वो विकास की हो रही है मनोज जी। जो यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका शिलान्यास करेंगे वो क्या आपको नहीं लगता कि विकास की दिशा में एक और कदम है? उसको आप विकास क्यों नहीं मान रहे? उपाध्याय जी, मैं इसको स्लोएस्ट टू स्लोएस्ट बोलता हूं। ये बहुत मंद गति है, बहुत मंद गति से डेवलपमेंट है। आप 4.5 साल में कितने विश्वविद्यालयों को जनता को सौंपने जा रहे हैं, ये बात तो समझ में आती है। क्यों? आज इंफ्रास्ट्रक्चर काम करने के लिए मुझे नहीं लगता है किसी संसाधन की कमी है किसी सरकार के पास। वो कोई भी सरकार हो, उसके पास सारी व्यवस्था है। हम इसलिए इस बात को कहते हैं कि हमने 23 महीने में एक्सप्रेस वे बना के कंप्लीट कर दिया, और जिस एक्सप्रेस वे का हमने 30% 40% काम कर दिया था वो अभी तक नहीं कंप्लीट हो पाया, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम से बनाया गया था। कहां कंप्लीट हो पाया? अभी तक नहीं। तो आप स्लोएस्ट टू स्लोएस्ट वर्क करते हैं और आपका एजेंडा फिक्स है। आप राजनीति में उसको चाशनी की तरह घोल के अगर जनता को बताना चाहते हैं। ठीक है मनोज जी, मैं विकास बालियान जी, विकास जी, जो महेंद्र सिंह जी के नाम पर जो इस समय विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जैसा रजनीकांत मिश्रा जी ने भी कहा कि भारत रत्न मिलना चाहिए, और सलभ जी ने कहा कि भाई आप तो कांग्रेस के साथ 10 साल रहे लगातार, तब क्यों संसद में मांग नहीं की? तो कि आप उस क्षेत्र के हैं और आप मूलतः उसी क्षेत्र में अपनी जो राजनीति है वो करते रहे हैं। तो विकास जी, जो महेंद्र प्रताप सिंह के नाम की जो विरासत है उस पर भारत रत्न की मांग अब अचानक क्यों, जब विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है? उससे पहले तक हमने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में भी नहीं सुना, उनको भारत रत्न देने के बारे में भी कभी पश्चिम से आवाज नहीं आई। जो बड़े नेताओं में नाम आए, किसान नेताओं में महेंद्र सिंह टिकैत थे और चौधरी चरण सिंह जी थे। इसके अलावा राजा महेंद्र सिंह जी का हमने कभी जिक्र नहीं सुना, जबकि आप तो जाटलैंड के रहने वाले हैं। ऐसा क्यों हुआ? वो उपेक्षित क्यों रहे? देखिए, जब हम जाट की बात करते हैं तो सूरजमल से शुरू करते हैं और घूमते हुए सर चौधरी छोटूराम जी के पास तक आ जाते हैं, और उसके बाद महेंद्र सिंह टिकैत जी, चरण सिंह जी, देवीलाल जी, और हमारा सारा अध्याय समाप्त हो जाता है। मैंने कहा कि जब हमारी शिक्षा नीति हुई और हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री बने तो बहुत चीजें दबा दी गई, उनको वो स्थान नहीं दिया गया। नोबल शांति पुरस्कार के लिए 1900 कुछ में राजा महेंद्र प्रताप जी का नाम रखा गया था, लेकिन दुर्भाग्य कि नहीं मिल पाया था। वो व्यक्ति वास्तव में आम जनता के लिए ही नहीं, जाटों के लिए भी गुमनामी का ही उनका बिल्कुल एकदम अध्याय है। अगर 2019 में वहां के प्रभारी सुरेश राणा जी इस मुद्दे को ना उठाते, योगी जी उस पर घोषणा ना करते, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह आज भी इसी तरह से गुमनाम रहते। पता भी नहीं लगता कि उन्होंने यूनिवर्सिटी को इतनी जमीन दान दी थी, इतने बड़े राजा थे, इतने बड़े वो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने इतनी दूर तक लड़ाई लड़ी, वो पूरे अफगानिस्तान तक के पूरे प्रोविंस के जो है पूरे एक राजा रहे, सब चीजें थी। रही बात अब के उनका नाम आया नहीं आया, मैं तो आरएलडी हो चाहे भाजपा हो या सपा हो, सभी के लिए मेरे पास सवाल है। मैं खुद दंगे के टाइम में मैंने सारी चीजें बिल्कुल नजदीक से देखी हैं, चाहे वो राकेश टिकैत रहे हैं, चाहे वो सुरेश राणा भी रहे हैं, चाहे बाकी लोग रहे हैं, सपा है। मैं तो पूछना चाहता हूँ आरएलडी से कि उन्होंने क्या सत्ता में रहे हैं हर पार्टी के साथ, क्या उन्होंने कभी चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिलाने का कोई प्रयास किया? जो देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री रहे, किसान हित में जिन्होंने बात की, क्या आपने उनके लिए कभी प्रयास किया? और समाजवादी पार्टी के मनोज जी जो है जो बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मनोज जी आप अपना दिल बड़ा कीजिए, आप स्वागत कीजिए, आप इसमें अगर मगर किंतु मरंतु देर सवेर राजनीति ये मत तलाशिए, आप अपनी बाहें फैलाइए और मुलायम सिंह यादव बनिए जिन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी किया था। आप मुलायम सिंह यादव बनिए जिन्होंने सैफई के अंदर गायत्री देवी जी के नाम पे विद्यालय बनाया। आप मुलायम सिंह यादव बनिए, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। आप भाजपा का ये प्रयास भले हो, लेकिन एक जाट महाराजा था जिसने धर्मनिरपेक्षता की एक बड़ी मिसाल की है, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जानते हुए भी मुस्लिमों की यूनिवर्सिटी है उसके लिए जमीन डोनेट की है, और उसके लिए नहीं है, उन्होंने बहुत चीजों के लिए जमीन डोनेट की है। आपको आगे बढ़ के स्वागत करना चाहिए भाजपा के इस प्रयास का, और आपको कहना चाहिए कि जिस जाट के साथ हम लोग आरक्षण पे लड़ते हैं कि यादव और जाट का एक आरक्षण के बीच में लड़ाई है, जो हमारी मूल तत्व रहा है कभी मुलायम सिंह जी और अजीत सिंह जी के बाद लड़ाई का,
कि हम उसे फुलफिल करेंगे। 2013 का दाग जो हमारे माथे पर लगा हुआ है हम उसे मिटाएंगे। भले ही भाजपा को आप किसी भी तरीके से रखिए, मानिए, समझिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आज उन्होंने देश के तमाम जाट लोगों को, खासतौर से जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को गौरवान्वित करने का मौका दे दिया है कि हमारे राजा, हमारा इतिहास इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। हम केवल खिलाड़ी नहीं रहे हैं, हम केवल किसान नहीं रहे हैं, हम केवल जवान नहीं रहे हैं, बल्कि हम शिक्षाविद रहे हैं। हमने शिक्षा के बढ़ावे के लिए अपनी जमीन डोनेट की है। आज तो वास्तव में हमें गर्व है, फक्र है अपने ऊपर। बिल्कुल। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विकास जी की बात पर आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? देखिए, विकास जी के द्वारा कही गई सारी बात का मैं स्वागत करता हूं और बिल्कुल सही कहा। समाजवादियों का दिल नहीं छोटा है, भले हमारा राजनीतिक दल छोटा है और हम उत्तर प्रदेश भर की पार्टी है, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। हमने कभी कंजूसी नहीं की, हमने किसी के नाम को अवसर भर भुनाने का काम कभी हमारे राजनीतिक दल ने नहीं किया। डेवलपमेंट के एक नए पैमाने उत्तर प्रदेश में किए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, 2 दशक से ज्यादा तो किसी का प्रधानमंत्रित्व काल या इस तरह की चीजें नहीं रहती हैं। के उपाध्याय जी आपको बेहतर पता है, जब से देश आजाद हुआ है 2 ही नाम चलते हैं, तीसरा नहीं होता है। क्या मैं आज कहूं, अगर नेहरू और पटेल के समय में 2 ही लीडर थे, तीसरे, चौथे, पांचवे के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि वो कौन लोग थे। तो क्या आज की बीजेपी जो तांत्रिक पार्टी जो है, उसमें 2 के नाम, चौथा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, पांचवा नाम दिखाई पड़ रहा है क्या? उसमें कोई फोकस है क्या? नहीं है फोकस। ये सभी कालखंड में हुआ। तो अगर इस तरह की बातें कही जाएं और ये कहा जाए कि किसी के नाम को इग्नोर कर दिया गया, मैं इस बात से सहमत नहीं रखता हूं। लेकिन बीजेपी की राजनीति की जरूर दाद देता हूं। जिन पटेल ने आरएसएस को बैन किया, उनके नाम की और उनकी बेहतरीन मूर्ति लगा दी। जिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने, जो आरएसएस के कट्टर विरोधी थे, उनके नाम से यूनिवर्सिटी खुलवा दी। ये बीजेपी की जो राजनीति है, इससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि विपक्ष को सीखना चाहिए। लेकिन बियॉन्ड टू योर जो पॉलिटिकल आपकी विचारधारा है, उससे बाहर जाके काम करना मेरे ख्याल से हर राजनीतिक दल के बस की बात नहीं, ऐसा मैं महसूस करता हूं। अपनी जो वैचारिकता है वो संविधान के दायरे में ही रह के इंसान काम करता है। लेकिन बीजेपी के लिए एक ही बात कहूंगा कि आपके अवसरवादी कोई नहीं है। आपको धन्यवाद है। रजनीकांत जी, अभी विकास जी ने कहा कि आरएलडी ने कभी सरकारों में कई बार रहे, लेकिन कभी भारत रत्न की मांग नहीं की, कभी किसी विश्वविद्यालय की मांग नहीं की। उनकी राजनीति का जो दायरा था बहुत छोटा था। और आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह को अगर सम्मान मिल रहा है, तो इसे भारतीय जनता पार्टी की अवसरवादिता या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्यों कहा जा रहा है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह को सम्मान मिल रहा है, इसका स्वागत है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के सोच की बात कर रहे हैं कि चुनाव में ही क्यों, 3 साल का काम लास्ट में क्यों। और जहां तक चौधरी साहब की बात रही, हमने देखे जाटों के आरक्षण की लड़ाई, उसके लिए तो सलभ जी ने अभी कहा ना, सलभ जी ने कहा भी काम करना बंद थोड़ी कर देंगे। चुनाव तो अभी होंगे मार्च अप्रैल में, तो क्या मार्च अप्रैल तक काम करना बंद कर दें? नहीं, हम कहां कह रहे हैं काम करना बंद कर दें, काम करें। मैं उनकी मंशा पर जो मेरे मन में मैं कह रहा हूं, अपनी बात कह रहा हूं। देखिए, चौधरी अजीत सिंह ने जाटों का आरक्षण दिलवा दिया कांग्रेस में, इन्होंने खत्म करवा दिया। कोर्ट में आ गया, स्टे आ गया, क्या आ गया, हमने आरक्षण दिलाया। जाटों का आरक्षण का काम चौधरी साहब ने कांग्रेस शासन में रहते हुए किया। आज किसान आंदोलन को आप कह रहे हैं, किसान आंदोलन को आज वो मरहूम हो गए, नहीं रहे चौधरी अजीत सिंह जी, उनके एक फोन ने उसको फिर जीवित किया। तो इन्होंने तो उसको दमनकारी नीति से खत्म कर लिया था। तो ऐसा नहीं कि चौधरी अजीत सिंह ने और राष्ट्रीय लोकदल ने काम नहीं किया या चौधरी चरण सिंह जी ने काम नहीं किया। चौधरी सदन सिंह जी ने किसानों के नाम पर जितना काम किया, वो कहने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बालियान साहब बैठे हैं, सलभ जी बैठे हैं और मनोज जी बैठे हैं, उसमें किसी को, और आप भी हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आज देश में जितने कानून अगर बने हैं किसी, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में, वो सब चौधरी चरण सिंह जी की देन है। और अभी देख लीजिए, हम तो नहीं जानते कि गन्ना मूल्य, चौधरी चरण सिंह जी का तो नरेंद्र मोदी जी भी नाम लेते हैं, सम्मान करते हैं। अभी जैसे मनोज जी भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने विरोधियों की भी प्रतिमा स्थापित करा दी, तो इसमें बुराई क्या है? अगर किसी ने देश के लिए कोई काम किया है, वो भले ही वैचारिक रूप से उनका विरोधी रहा हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो एक कदम आगे बढ़ के महानता का काम किया है। ये मनोज जी ने जो कहा, मैं उससे सहमत हूं। अभी आरएसएस के पक्के विरोधी अटल जी की प्रतिमा नरेंद्र मोदी जी ने लगाया,
और अहमदाबाद में उस स्टेडियम का नाम पटेल से बदल के अपने नाम पे रख लिया। ये भी एक बात है। प्रतिमा तो लगाया और नेहरू का विरोध किया, उस सरोवर का उद्घाटन ही नेहरू ने किया जिसे वो प्रतिमा लगी है, पटेल सरोवर। और अभी वहां के स्टेडियम का नाम खुद अपने नाम पे रख लिया। किसी खिलाड़ी के नाम पे रख देते, किसी और के नाम पे रख देते। जैसे राजीव गांधी स्टेडियम का नाम बदल के ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया, किसी ने विरोध किया क्या? सबने स्वागत किया, हमने भी स्वागत किया, सबने स्वागत किया कि निश्चित हमारे जो धावक हैं, जो मेरे खिलाड़ी हैं, जो मेरे वो हैं, उनके नाम पर स्टेडियम बने। ठीक है। और हम राजा महेंद्र सिंह से कहे कि सलभ जी, ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि स्टेडियम का नाम रख लिया, चौधरी चरण सिंह जी ने कानून बदलवाए, इन सबके बीच में राजा महेंद्र प्रताप सिंह तो कहीं खो ही गए थे ना। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को तो पहली बार कोई इस तरह से सम्मानित करने जा रहे हैं। मतलब अभी जैसा विकास जी कह रहे थे कि हर जाट गौरवान्वित महसूस करेगा, क्योंकि इस तरह का सम्मान अभी तक उनको किसी ने दिया नहीं है। सलभ जी, देखिए, चौधरी साहब का पूरा सम्मान है और चौधरी साहब का सम्मान केवल हम नहीं करते, हमें लगता है कि हर राजनीतिक दल हो, हर विचारधारा के लोग उनका सम्मान करते हैं। चौधरी साहब रहते तो मुजफ्फरनगर के दंगों में जो जाटों के साथ हुआ, क्या वह हो पाता? चौधरी साहब रहते तो क्या मुजफ्फरनगर के दंगों में जो वहां के दलितों के साथ हुआ, क्या वो हो पाता? आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। राजेश वर्मा एक पत्रकार थे मुजफ्फरनगर, उनकी हत्या हुई 2013 में दंगों के दौरान, 9 सितंबर 2013 को। और समाजवादी पार्टी की सरकार जाते जाते 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने राजेश वर्मा जो पत्रकार थे उनकी हत्या में के मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी, अर्थात नो वन किल्ड राजेश वर्मा। तो जाटों की हत्याएं जहां पर हुई वहां पर नो वन किल्ड जाट हो गया, जहां दलितों की हत्याएं हुई वहां पर नो वन किल्ड दलित हो गया। यानी कोई हत्यारा मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि मारने वालों के साथ तुष्टीकरण की नीति के साथ पूरी सरकार खड़ी थी। लेकिन कहां पर थे आपके जयंत चौधरी जी, कहां पर थे आपके आरएलडी के लोग जब वहां पर जाट मारे जा रहे थे, जब उनके घर जलाए जा रहे थे, जब उनके प्रतिष्ठान लूटे जा रहे थे, जब माताओं बहनों के साथ वहां पर अत्याचार हो रहा था, जब कवाल कांड में सचिन और गौरव अपनी बहन की अस्मिता बचाते हुए, अपनी बहन की का सम्मान बचाते हुए शहीद हो रहे थे, कहां पर थे आरएलडी के लोग? तो लोगों ने देखा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और सही बात है कि हम समाजवादी पार्टी की सरकार से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि 5 वर्षों के दौरान 400 दंगे कराने का रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी कायम कर सकती है। आपने जाटों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लगवाए, उसमें चार्जशीट की, आज उन मुकदमों को लेकर वापसी की बात चल रही है, तो सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा है? आरएलडी के लोग विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, कहते नहीं मुकदमे वापस नहीं होने चाहिए क्योंकि मुसलमानों के साथ अत्याचार होगा। तो आपने फर्जी मुकदमे लगा लगा के जो जाटों को आपने चार्जशीटेड किया, जो दलितों को चार्जशीटेड किया, और राजेश वर्मा जैसे जो लोग मारे गए, जो जाट समाज के लोग मारे गए, उसमें आपने कह दिया नो वन किल्ड, यानी कोई गुनाहगार नहीं मिला। तो ये सारा जो अन्याय हुआ है उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, और ये अन्याय आज का नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह उसी अन्याय का हिस्सा है। जाट राजा होने के नाते उनको सम्मान नहीं दिया गया, उनको नेपथ्य में रखा गया। उनको कभी आपने इतिहास में पढ़ा क्या? तमाम सारे विद्वानों से पूछिए कि आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज जब उनका नाम आगे लेकर आई है, क्या उसके पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह का इस वैभव के बारे में हमारे बच्चों ने पढ़ा? क्या हमारे छात्रों ने पढ़ा? आज जब भारतीय जनता पार्टी उनका नाम आगे लेकर आ रही है तो क्या कष्ट है भाई? आरएलडी को क्या दिक्कत हो रही है? समाजवादी पार्टी क्या दिक्कत हो रही है? और ये इतना ही शानदार विश्वविद्यालय बनेगा जितना शानदार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बनाया गया। उसको दान में जमीन देने वाले राजा का विश्वविद्यालय और वैभवशाली होना चाहिए, और ऐतिहासिक होना चाहिए, और यादगार होना चाहिए। ठीक है मनोज जी, अभी जो सलभ जी ने समाजवादी पार्टी पे तीखा हमला बोला है, जिस तरह के आरोप लगाए हैं, वो सच में आरोप तो सच है, क्योंकि वो जो भी कुछ हुआ वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ। और राजेश वर्मा की हत्या को तो कोई भूल नहीं सकता, किस तरीके से उसकी हत्या हुई थी, किस तरह से जाट दलित जाट मुसलमान दंगे भड़के थे, और किस तरह से उसमें राजनीति हुई थी। थाने से आरोपियों को छुड़ा के ले जाया गया था। तो आज अगर जाट और सपा एक होने की बात करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि यह राजनीति नहीं है, यह अवसरवादिता नहीं है? अवसरवादिता सिर्फ भाजपा के लिए क्यों, सपा और आरएलडी के लिए क्यों नहीं? देखिए, मैं वही तो है, बीजेपी का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है दंगा, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है धर्म, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है मंदिर मस्जिद। हम इस पे राजनीति करने में इंटरेस्ट कम रखते हैं। ऐसे सलम मणि जी ने सिर्फ इस पूरी डिबेट में 4-5 बार मुजफ्फरनगर के दंगों की बात करी। मैं अगर चाहूं तो मैं गुजरात दंगों की एक एक बातें रख के इनको डिफेंस करने पे मजबूर कर सकता हूं, शर्मसार कर सकता हूं।
लेकिन मैं अपना समय नहीं बर्बाद करूंगा, क्योंकि दंगे किसी के घर में खुशियां नहीं देते हैं। सरकार मेरी हो, तेरी हो, इसकी हो, रही हो, परसों रही हो, नरसों रही हो, या भविष्य में आएगी, ये सारी बातें बड़ी छोटी है, अदनी सी हैं। मैं ये आरोप लगाता हूं बीजेपी पे। मनोज जी, आपकी बात सही है, दंगे हो सकते हैं, लेकिन सरकारों का धर्म है कि दंगे रोके और दंगे के आरोपियों को सजा दे, उनके खिलाफ जो रिपोर्ट है उस पर फाइनल रिपोर्ट न लगाए, यह भी सरकार का धर्म है। आप एक पत्रकार पे चले गए, पूरा दंगा हुआ, उसमें कितने लोग मरे ये भी आपको पता है, किस धर्म के लोग, किस समुदाय के लोग ज्यादा मरे ये भी आपको पता है, किसको अपना घर त्यागना पड़ा ये भी आपको पता है, सारी बातें आपको पता है। उसकी रिपोर्ट बन के विधानसभा में रखी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो रिपोर्ट क्यों नहीं 4.5 साल में प्रस्तुत की गई कि आखिर दंगे की जांच जो हुई उसमें कौन कौन लोग दोषी हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर एक पार्टी अपने नेताओं के आप बता दीजिए, आपको पता है? मैं अरे रिपोर्ट हमने नहीं बनाई ना, रिपोर्ट तो जिन्होंने जांच की उन्होंने बनाई है। और फिर एक पार्टी अपने लोगों के दंगे में जो एक्यूज है उनके नाम वापस ले लेती है, उनके मुकदमे वापस ले लेती है, ये भी आपको पता है। मैं इस बात पे अगर बहस करूंगा तो वो निरर्थक बात होगी। हमें लाउड स्पीकर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी घंटा बजने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दंगा वो लोग कराते हैं जिनको प्रॉब्लम है लाउड स्पीकर से, किसी की अजान से, किसी की नमाज से, किसी के मंदिर से, किसी की मस्जिद से। हमें ये प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है कि अस्पताल में दवाई क्यों नहीं है, हमें प्रॉब्लम है कि नदी पे पुल क्यों नहीं बना, हमें प्रॉब्लम है किसानों की सिंचाई मुफ्त क्यों नहीं हो रही, हमें प्रॉब्लम है उनकी खाद बीज सस्ती क्यों नहीं है। इसलिए दंगा नहीं हो रहा है। अगर विपक्ष में साहब लोग होते तो दंगे हो रहे होते, बिकॉज इनके पास सब्जेक्ट नहीं है। ये आम लोगों पे काम कर। विकास बालियान जी आपकी बात पर कुछ बोलना चाहते हैं। विकास जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी विकास जी आप बोलिए। मुझे लगा विकास बालियान जी एक लाइन बोल दो, फिर आप डिबेट जो एक है, लाइन बोल दो विकास जी। चलिए बोल। जी कहिए। अच्छा बताइए, मनोज जी को एक लाइन बोलने दीजिए। जी राजा साहब पे बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहा है, उनको धन्यवाद है बीजेपी को। लेकिन आप बताइए, आर्मी में जाट रेजिडेंट है, जाटों के नाम से है, और जाट की एक पूरी टुकड़ी है सेना में। यादव समाज भी मांग कर रहा है, यादवों के नाम से ही रेजिमेंट होनी चाहिए, क्यों नहीं होती है? इस पे क्या हम लड़ाई लड़े? और मांग की जा सकती, चर्चा की जा सकती, लेकिन ये बताया जाए कि यादव के नाम से रेजिमेंट नहीं है, जाट के नाम से है, राजपूत के नाम से है, तो ये लड़ाई का विषय नहीं हो सकता है, चर्चा का विषय हो सकता है, आपकी मांग का विषय हो सकता है। समय काल आने पे इसको पूरा किया जा सकता है। ये बहुत ज्यादा इतना इफेक्टिव सब्जेक्ट। आपकी बात का जवाब विकास बालियान जी से ले लेते हैं। विकास जी काफी देर से मुझे इशारा कर रहे हैं बोलने के लिए। जी विकास जी। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जैसे कि चर्चा होनी राजा महेंद्र सिंह पे ही, महेंद्र प्रताप सिंह जी पे, लेकिन हम इधर उधर जा रहे हैं। तो दंगे की बात कर रहे हैं या किसी भी चीज की, अगर हम कहीं से कहीं तक भी बात करेंगे, तो मैं सबसे पहले आरएलडी के हमारे साथी जो है इन्हीं का जवाब दे दूं कि अवसरवादिता ये भी होती है कि जब 2014 के चुनाव हो और शाम को चुनाव आयोग उनकी डेट डिक्लेयर कर रहा है, उस वक्त आप जाट आरक्षण की बात करते, जाट आरक्षण दिला दें। अवसरवादिता वो भी है, और ऐसा खोखला जाट आरक्षण के जो सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाता, और अगर सरकार वहां पैरवी नहीं कर पाती तो प्राइवेट स्तर पे भी आप वहां बहस कर सकते हैं। जैसे सरदार वीएम सिंह के साथ मिलकर हम गन्ने की लड़ाई लड़ते हैं और सरकार हारती है, लेकिन हम जीते हैं और किसानों को उनका हक मिलता है। तो चीजें ऐसे नहीं है जितनी आप आसान से बता रहे हैं। वही मनोज जी, देखिए, जाट आपने कहा अभी, क्योंकि आपके अंदर खुंदक है, आप जाट आरक्षण पे खुल के नहीं कह सकते कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, केंद्र में मिलना चाहिए, यहाँ भी मिलना चाहिए। आपकी बात से मुझे बड़ा ऐतराज है इस बात से कि आपने अभी जो ये बात कही, आप ये देखिए कि नहीं, आप देखिए, जाट रेजिमेंट आज की थोड़ी है। नहीं, आप प्लीज मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए मनोज जी। जाट नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जाट रेजिमेंट आज की नहीं है। जाट रेजिमेंट अंग्रेजों के टाइम पे बनी थी, 1857 के करीब बनी थी। राजपूत रेजिमेंट उस टाइम बनी थी। आपने तो आज जाट रेजिमेंट के ऊपर भी उंगली उठानी शुरू कर दी। और आपको एक और बात बता दूं, नाम उसका जाट रेजिमेंट है, उसमें अब तमाम बिरादरी, तमाम जाति के लोग आते हैं। जाट रेजिमेंट का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर केवल जाट आते हैं। देखिए, कृपया आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि जब आप जाट को छेड़ रहे हैं, आपका जब सत्ता थी 2012 से 2017 के बीच में, केवल 2 जाट विधायक होते थे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एक आरएलडी से होते थे राठी जी, और एक पंकज मलिक होते थे कांग्रेस से। आप तो एक जाट को भी, अदब जाट को भी अपनी पार्टी से ना कभी सांसद बनवा पा रहे हैं, ना कभी विधायक बनवा पा रहे हैं।
आप और फिर उसके बाद जाट रेजिमेंट पे भी आज आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर यूनिवर्सिटी बन रही है, आप उसके ऊपर भी इस तरीके से बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं किसान की बात, मैं आप कहूं, आपने 2000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का जो ब्याज था माफ क्यों किया था? आप मुझे एक लाइन में स्पष्ट बता दीजिए। 2000 करोड़ रुपए हम लोगों ने कोर्ट में लड़के सरदार वीएम सिंह के साथ मिलके ब्याज तय कराया था, मील को देना था, गन्ना किसान को लेना था, आपने माफ कैसे कर दिया? आप कौन होते थे माफ करने वाले? आपको ये कहने का हक था कि 2000 करोड़ रुपए जो गन्ना ब्याज है मील मालिक नहीं दे सकते, इसलिए मील को हम दे देते हैं ताकि वो किसान को दे दे, लेकिन आपने माफ कैसे कर दिया? आप इस तरीके की जो बात करते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा है, भले वो मोदी जी कर रहे हो, भले मुलायम सिंह यादव जी कर रहे हो, आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसा एक गुमनाम व्यक्ति जनता के डोमेन में आ रहा है, जिसने मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी बनती थी, उसको जमीन डोनेट की है। आप मैं आपको बताऊं, मनोज यादव जी, आप एक भी बात मेरी नहीं काट पाएंगे। अगर आप मेरे से तर्क वितर्क करेंगे, मैं आपको डेट वाइज सारी की सारी चीजें दंगे से लेकर गन्ने तक दे दूंगा। आप फिर राजा साहब को नहीं जानते हैं, राजा साहब के इतिहास को नहीं जानते। कोई व्यक्ति गुमनाम तब होता है जब इतिहास के पन्नों पे उसका नाम नहीं दर्ज होता है। आप ही बता रहे, पहले शिक्षा मंत्री थे, आप ही बता रहे हैं कि उन्होंने कहां कहां अपना योगदान दिया था। जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं वो कभी गुमनाम नहीं कहलाते हैं। और मेरा अहिर रेजिमेंट बनाने पर लेकिन राजनीतिक मनोज जी राजनीतिक पार्टियों ने इतने सालों तक राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भुला दिया था। ये अचानक भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी जब आ रहे हैं तब राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम अचानक जाट राजा के रूप में, जाट गौरव के रूप में सामने आया है। ये तो सच है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने जाट नेता के रूप में या जाट राजा के रूप में उनको भुला के रखा। केवल इतिहास के कुछ पन्नों में वे दर्ज हैं, लेकिन जाट गौरव के नाम पर आज उनको स्थापित किया जा रहा है। उपाध्याय जी, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए। किसी भी समुदाय के, जाति के, वर्ग के लोगों के जो आइकॉन लोग होते हैं, उनको सम्मान दिलाने का काम उन्हीं के वर्ग के लोग अधिकांशता यही करते हैं। ये चलन में हमारे आया है। वो फिर किसी राजपूत का हो, किसी यादव वंश का हो, किसी क्षत्रिय वंश का हो, किसी मौर्य वंश का हो, किसी राजभर वंश का हो, कोई भी हो, अधिकांश यही देखा है कि उनके समाज के लोग लड़ाई लड़ते हैं और वो चीज आती है। लेकिन मैंने अभी एक बात और भी कही, बीजेपी बिहाउंड टू द लाइन जाके राजनीति करती है, जो इस देश का चलन मेरे ख्याल से बहुत कम राजनीतिक पार्टियों में रहा है। वो उन मुद्दों को ढूंढती है और उनके अवसर को भुनाने का प्रयास करती है जिससे उसको राजनीतिक लाभ हो। तो ये तो उसकी सफलता है, तो ये तो उसकी सफलता है। वो अगर ऐसे मुद्दे ढूंढती है और अगर ऐसे विरासत से नगीने ढूंढ के लाती है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सफलता है। लेकिन तो ये आपको भी करना, आपको किसी ने रोका थोड़ी था। अरे कौन नहीं करता है, सभी पार्टियां जो जिस तरीके के मौके मिलते हैं उन तरीके का काम करती हैं। लेकिन जाति के आधार, वर्ग के आधार पे, धर्म के आधार पे सिर्फ काम को फोकस करना, ये बीजेपी की कलाकारी है, अन्य राजनीतिक दलों में नहीं है। अगर हम मेडिकल कॉलेज बनवाते हैं, सलभ जी से आपकी बात का जवाब देते हैं। सलभ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तमाम सारी चीजें करते हैं तो वो हम जनता के लिए करते हैं। देखिए, जाति और धर्म के नाम पर कौन जहर उगल रहा है। जी सलभ जी, आज इस डिबेट में मुझे बड़ा कष्ट हुआ अनिल उपाध्याय जी कि देखिए, जाट रेजिमेंट का कितना योगदान रहा है देश में, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और इस पैनल पर बैठ के समाजवादी पार्टी और जाट रेजिमेंट का विरोध करती है, ये कहती है कि जाट रेजिमेंट क्यों बनाया गया, हमारी अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई गई। मुझे बहुत कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि वीर सेनानी किसी जाति के नहीं होते, किसी धर्म के नहीं होते, किसी बिरादरी, किसी तबके के नहीं होते। जाट रेजिमेंट ने जो काम किया है देश के लिए, देश की लड़ाई लड़ी है, उसका आप आलोचना नहीं कर सकते, आप उसका विरोध नहीं कर सकते। आप हमारा विरोध करिए, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, आप हमारे नेताओं का विरोध करिए, लेकिन जाट रेजिमेंट का विरोध करके आप पूरी की पूरी जाट कम्युनिटी को गुनाहगार नहीं ठहरा सकते। आप पूरी की पूरी जाट कम्युनिटी को गाली नहीं दे सकते। आप पूरी की पूरी जाट बिरादरी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। आप जाट रेजिमेंट को लेकर इस तरह के शब्दों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आप जाट रेजिमेंट पर सवाल उठा रहे हैं, आप जाट कम्युनिटी पर सवाल उठा रहे हैं। जिन जाटों ने देश के लिए बलिदान किया है, जिन जाटों ने देश की लड़ाई लड़ी है, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आप जाट रेजिमेंट को अपमानजनक शब्दों का बात कर रहे हैं कि जाट रेजिमेंट क्यों है। तो जाट रेजिमेंट का विरोध करना मतलब देश का विरोध है। जाट रेजिमेंट का विरोध करना मतलब प्रदेश का विरोध है। जाट रेजिमेंट का विरोध करना मतलब इस देश के हर बहादुर, हर वफादार व्यक्ति का विरोध है कि आपकी राजनीति का जवाब देना होगा। आप जाट मुद्दा नहीं है, इन्हीं जाटों को आतंकवादी कहने वाले आप
है। के खिलाफ इन्हीं क्यों जाटों बोल को रहे हैं? आप खालिस्तानी आपका कह रहे भारतीय थे, जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी ने आप नहीं भाजपा कहा। को कोसिए, सर आप खानी भाजपा के चाहिए, नेताओं को आप गाली बोलिए दीजिए, ना और कि आप जाट आपने रेजिमेंट के खिलाफ नहीं बोल खालिस्तानी क्यों सकते, कहा, क्योंकि पाकिस्तानी जाट क्यों कहा, रेजिमेंट के आतंकवादी लोगों ने क्यों इस कहा? देश के लिए इन्हीं बलिदान जाटों किया को है। आप दलाल जाट कहते हैं। रेजिमेंट के लोगों ने इस देश के इन्हीं लिए लड़ाई किसानों लड़ी को है। आप किस तरह जाट रेजिमेंट के लोगों ने लाठियां चार्ज अपना करते हैं? सब आपको कुछ नहीं देश को पता है समर्पित क्या? किया है। आप जाट समाजवादी परिवार पार्टी के का नाम बच्चों ने करते इस देश का हैं, गौरव विरोध बढ़ाया करने है। की बात करते हैं। समाजवादी मैं पार्टी क्यों कहता विरोध हूं कर रही है? कि यही रेजिमेंट भी समाजवादी होनी पार्टी चाहिए। क्यों विरोध कर तमाम रही है? लोगों की जातियों के नाम समाजवादी पे पार्टी अगर जाट रेजिमेंट रेजिमेंट के बना खिलाफ है क्यों खड़ी तो है? यादवों की भी रेजिमेंट होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी शानदार जाट इतिहास रहा रेजिमेंट के यादवों खिलाफ का। क्यों बोलती है? और इस देश में अगर समाजवादी सैनिकों पार्टी की जाट बात की रेजिमेंट के जाएगी खिलाफ तो यादवों का अपमानजनक शानदार शब्दों का इतिहास इस्तेमाल रहा। क्यों करती है? चाहे 1962 का चाइना का युद्ध हो, चाहे यादवों की शहादत की बात हो, मैंने अपने चलिए रेजिमेंट की जाट बात की है, रेजिमेंट पे मैंने विरोध नहीं। जाट रेजिमेंट पे आरएलडी से बात कर लेते हैं। आरएलडी जाटों की अपने आप को पार्टी कहती है, संरक्षक कहती है, उनके नेता भी जाट हैं। आरएलडी के मिश्रा जी से हम जानना चाहेंगे, रजनीकांत जी, जो जाट रेजिमेंट का भी मुद्दा उठाया है समाजवादी पार्टी ने, क्या आप उससे सहमत है? अभी विकास जी भी कह रहे हैं कि जाट रेजिमेंट पे सवाल क्यों उठाया, और सलभ जी ने तो कह ही दिया कि ये जाटों का पूरी तरह से अपमान है। क्या आप भी ये मानते हैं कि ये जाटों का अपमान है? नहीं, मैं रजनीकांत जाट जी। रेजिमेंट, देखिए जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, तमाम तरह के रेजिमेंट है, इस पर मेरा कोई ना ऑब्जेक्शन है ना मेरी कोई आपत्ति है। और मनोज जी ने भी ये नहीं, इसका इन्होंने एक उदाहरण दिया, इस तरह से और जो रेजिमेंट बनने चाहिए, जो सलभ जी ने उठा लिया जाटों को पकड़ के, ये इसका जवाब नहीं था। ये जब इनके कहने का, मनोज जी के कहने का विकास जी मतलब भी, ये था- विकास बालियान जो जाट नेता है वो भी कह रहे हैं। हाँ, वो ठीक विकास है, जी भी कोई कह रहे हैं, कहे। सलभ जी ने भाई बाद में उनकी- बोला, विकास जी ने पहले अरे कहा। भाई, उपाध्याय जी उनकी सोच है। दूसरी चीज मैं एक बात सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी मुश्किल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सारे धर्मों का सम्मान और एकता बनी है, इसको बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, इसको ये सारी चीजों करने की जरूरत नहीं है। और भाजपा से विशेष मेरा निवेदन है कि इस तरह के काम को बंद करे। दंगे कैसे हुए थे ये सलभ जी को ही पता है, मनोज जी को ही पता है, सबको पता है। और जहां तक मेरे नेता के जाने की बात थी, हमने प्रयास किया, मुझे गवर्नमेंट ने रोक लिया, मैं उस समय वहां नहीं पहुंच पाया। लेकिन जैसे ही मामला होगा, हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट मुसलमानों को एक करने के लिए एड़ी से चोटी लगा दी। हम चुनाव हार गए, हम मान सकते हैं 5-3,000 4,000 वोट से आप बहुत चुनाव हार- मासूमियत से जाट रेजिमेंट की बात को दबा गए हैं, बहुत मासूमियत से जाट रेजिमेंट की बात को दबा गए हैं। मैं अंतिम सवाल सलभ जी से लेता हूं। सलभ जी, ये जाट रेजिमेंट का अचानक से मुद्दा उठा है, इसको लेकर के क्या आपको नहीं लगता कि ये एक तरह से जाटों के खिलाफ टिप्पणी है? भाई आप यादव रेजिमेंट की मांग कर सकते हैं, लेकिन जाट रेजिमेंट पे सवाल उठाना क्या ये सही है? सलभ जी। नहीं, देखिए मनोज यादव जी ने उसी बात को आगे बढ़ाया जो उनके नेता कहते आए। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हमेशा से कहते आए कि अगर जाट रेजिमेंट बनाया है तो आप अही रेजिमेंट क्यों नहीं बनाते, और जाट रेजिमेंट के खिलाफ एक तरह से खुलकर बोलते आए। आज मनोज जी ने उसी बात को आगे बढ़ाया। हमारा कहना है कि जाटों ने इस देश के लिए बलिदान किया है, कि आप लोग इतने लपक वाले त्याग किया है, बन गए। जाटों के गजब है बच्चों भाई। ने इस देश के लिए गजब बलिदान है। किया है, इस गजब है। देश की लड़ाइयां लड़ी मुझे शर्म आती है है। कि जाटों आप के लोगों के बच्चों ने साथ सब कुछ डिबेट करना समर्पित पड़ किया रहा इस देश को, जिनको ना तो भाषा का ज्ञान है, करिए। ना आप जाट शब्दों का रेजिमेंट ज्ञान का है, सवाल क्यों उठा और रहे ना हैं? किसी अगर आपको व्यक्ति अपनी रेजिमेंट जो चाहिए आप कही गई बोलिए, बात है लेकिन उसका आप ज्ञान जाट है। रेजिमेंट की बात मुझे क्यों करते शर्मसार हैं? होना पड़ आप रहा है जाट रेजिमेंट कि का विषय बीजेपी क्यों के लोग उठाते इस हैं? तरह की क्या गंदी आपको हरकत जाट करते रेजिमेंट का हैं इतिहास नहीं पता? शर्म क्या आती आपको है जाट मुझे। रेजिमेंट का आप समर्पण कैसे नहीं पता? पत्रकार हो क्या के आपको नेता जाट बने हैं? रेजिमेंट का बलिदान नहीं आप तो पता? पत्रकार हैं, जाटों हम के भाषा बच्चों ने का कैसे आनलाइन देश समझ के लिए कर बलिदान समझते दिया? हैं। जाटों के बच्चों ने कैसे देश के लिए देखिए, समर्पण किया? मैं क्या सलम आपको नहीं मणि जी पता? ये आपका तो आप विरोध जाटों नहीं को करना अपमानित करने चाहता, का कार्य क्यों करते लेकिन हैं? आप मुझे आप मजबूर जाट कर रहे हैं रेजिमेंट कि के मुझे खिलाफ क्यों आपकी बोलते हैं? बात आप में ये बताइए ना, इंटरैक्ट करना समाजवादी पड़ा। पार्टी मैं अपनी जाट बात रेजिमेंट के रखना खिलाफ चाहता क्यों हूँ, है? अगर उपाध्याय जी आप आप समाजवादी बात पार्टी रखा के लोग सकते जाट हैं रेजिमेंट तो के मुझे खिलाफ जरूर क्यों मौका बोलते दीजिए। हैं? और जाट रेजिमेंट में कोई एक जाति एक बिरादरी के लोग नहीं है। जाट रेजिमेंट का सम्मान पूरा देश करता है, क्योंकि जाटों के ठीक है, बच्चों ने देश के ठीक लिए है। आज की बहस बलिदान इतनी ही। राजा महेंद्र प्रताप सिंह से लेकर के जाट रेजिमेंट तक की ये बात आ गई है। मुझे लगता है ये मुद्दा और गर्माएगा, जाट रेजिमेंट वाला। जिस तरीके से ये बात इस चैनल पे उठी है, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की विरासत को लेकर के लड़ाई। ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। 14 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे, तब जाटों को लेकर के राजनीति और गर्माएगी। क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह अभी तक इतिहास के अंधेरे में थे। अचानक से राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट गौरव, जाट राजा के रूप में स्थापित होने जा रहे हैं। अभी जैसा जाट नेता विकास बालियान भी कह रहे थे कि जाटों के लिए बेहद गौरव की बात है। इन गौरव की बात के बीच में ही मनोज यादव जी यादव रेजिमेंट की बात करते करते जाट रेजिमेंट पर उंगली उठा गए, और सलभ मणि त्रिपाठी ने इस मौके को पकड़ लिया। सलभ मणि ने, विकास बालियान ने बिल्कुल सही कहा कि जाटों की रेजिमेंट पे आपने उंगली कैसे उठाई। यह मुद्दा अब गर्मा सकता है। देखते हैं
आगे क्या होता है, अभी तो चुनाव थोड़े दूर हैं, लेकिन तब तक पश्चिम की ये राजनीति राजा महेंद्र प्रताप सिंह से लेकर के जाट रेजिमेंट तक क्या गुल खिलाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।